नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। नोट्स है, जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों से प्राप्त होता है। हमारा जो जल होता है उसका अधिकांश भाग कहाँ कहाँ चला जाता है, तो समुद्र या महासागर में मिल जाता है। ठीक है, तो पूछता है कि जल का अधिकांश भाग कहाँ रहता है, जल अधिकांश भाग में कहाँ प्राप्त होता है, तो वो समुद्र या महासागरों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, समुद्र और महासागर का जल में लवण घुले होने के कारण यह पीने या अन्य घरेलू कार्य, कृषि कार्य तथा उद्योग के लिए उचित नहीं है। याद रखिएगा। आप एक देखिएगा, एक बात यहाँ पर, जब हमारे सैनिक या नाविक लोग जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र से सफ़र करते हैं, तो वे क्या करते हैं, समुद्र में जल बहुत है लेकिन वे अपने लिए जल सुरक्षित पीने के लिए लेकर के जाते हैं। इसीलिए एक गाना भी उन लोगों ने गाया है कि समुद्र में जल बहुत है लेकिन पीना मना है। ठीक है, मतलब समुद्र में जल तो हम देख रहे हैं, जल में ही जा रहा है, लेकिन इस जल को हम पी भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो समुद्र का जल यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें लवण घुले हुए रहते हैं, इसलिए ये लवण घुले हुए रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये पीने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी एक प्रश्न ये भी देखिए, अभी आएगा। देखिए अभी आपको इस थ्योरी क्लासेज के नीचे देखिए, यहाँ पर थ्योरी क्लासेज के नीचे देखिएगा, आपको दिखा दे रहे हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, इसलिए पहले थ्योरी को अच्छा तरह से आपको देख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था अगला, इस प्रकार का जल देखिए समुद्र का, यहाँ पर क्या है, तो समुद्र महासागर जब में लवण घुले होने के कारण यह कैसा होता है, पीने या अन्य घरेलू। यही प्रश्न पूछता है कि समुद्र का जल किस किस चीज़ में उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो समुद्र का जल किस में उपयोग नहीं होता है, पीने के काम में उपयोग नहीं होता है, घरेलू कार्य में उपयोग नहीं किया जाता है, कृषि कार्य में भी उपयोग नहीं किया जाता था, उद्योगों के लिए भी उचित नहीं है। तो इन सभी कामों में समुद्र महासागर के जल का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, समुद्र का जल खारा या क्षारीय होता है। ठीक है, समुद्र का जल, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र का जल कैसा होता है, तो खारा या क्षारीय होता है। इस प्रकार का जल 97% होता है। तो पूछता है कि समुद्र का जल खारा या क्षारीय जल कितना प्रतिशत होता है, तो सबसे अधिक होता है, कितना प्रतिशत होता है, 97% होता है। ठीक है, समुद्र का जल खारा होता है, क्षारीय होता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, नदी, झील या तालाब से मिलने वाला जल खारा नहीं होता है। जो हमें नदी से मिलता है, जो हमें झील से मिलता है, जो हमें तालाब से मिलता है, ये खारा नहीं होता और इसी पानी का उपयोग अन्य सभी कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 97% भाग क्या हो गया आपका, तो खारा हो गया ना, पानी है लेकिन खारा है, तो बच्चा 3%। यही 3% भाग का जो उपयोग है, ये 3% कहाँ से मिलता है, चाहे नदी होता है, चाहे झील होता है, चाहे तालाब होता है। ठीक है, इससे मिलता है और इसी का उपयोग हम लोग अन्य सभी घरेलू कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के प्रक्रम को जल चक्र कहते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे, जल चक्र पढ़ते होंगे, तो क्या होता है, पहले जैसे धरती पर यहाँ पर जल है, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, वाष्पित होते हैं, वाष्पित होकर के ऊपर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या होता है, ये बादल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बादल। और बादल बन के फिर जल कहाँ आ जाते हैं, वापस धरती पर। ठीक है, तो पहले ये जल थे,
ये जल खत्म हो गया, वाष्प के रूप में बन के ऊपर आ गया, ये वाष्प बादल बना दिया, बादल फिर पानी हो गया, फिर नीचे आ गया। तो ये एक प्रक्रम जलते चलते रहता है, इसलिए इसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, वाष्पन के लिए जल को ऊष्मा, सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होता है। ये वाष्पन जाल रहे हैं ना, जैसे जल है, मान लीजिए कि आप घर में जैसे पानी गर्म करते हैं, तो क्या आप करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई पात्र आपने लिया इस तरह का, यहाँ पर बर्नर जल रहा है, ठीक है, ये आग जल रहा है, इस पर आप कोई हंडा इस तरह का रखते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो देखते हैं वाष्प बन के ऊपर रहता है। तो ये कैसे होता है, तो ये आप नीचे से हीट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाष्पन के लिए जल को, जैसे नदी है, तालाब है, उसमें हम नीचे से हीटिंग नहीं दे सकते, हम गैस पर नहीं रह सकते, हम जो है यहाँ चूल्हा की लकड़ी पर नहीं रह सकते, तो उनका वाष्पन कहाँ से होता है, वो जल का वाष्पन, नदी वाला जल का, तो उनका वाष्पन जो होता है वो सौर ऊर्जा से होता है, सूरज के प्रकाश से होता है। और ये किन दिनों में ज़्यादा होता है, तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और यही वाष्पन फिर क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, और जितने अधिक गर्मी होता है उतनी अधिक पानी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून में से होते है जुलाई सितंबर। ठीक है, जुलाई सितंबर मानसून के लिए सत्र ये माना जाता है। ठीक है, तो हमारे देश की बात रही, झारखंड में कहिएगा, तो झारखंड में 15 जून से वर्षा का आगमन माना जाता है। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आपको बता दिए। अगला टॉपिक है, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती है, इसलिए इसको मेघों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेघा का घर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला है, मनुष्य के भार का लगभग 60% भार जल के कारण होता है, बिना पानी के वह 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। देखिए, कहीं कहीं 65 है, कहीं कहीं 70 आपको दिया हुआ, दोनों है, लेकिन देखिए आपको अब एग्ज़ाम जैसा होता है उसके अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन अगर ये आपको जैसे JCRT किताब का है, तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जल का केवल 2.7% या लगभग 3% भाग अलवण तथा पीने योग्य है। ठीक है, बाकी 97% भाग लवणीय है या ये पीने योग्य नहीं है, खारा है, क्षार है। ठीक है, तो इसलिए 2.7 रहेगा या 3। तो आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछेगा कि जल का कितना भाग पीने योग्य है, बहुत परा है, JTET में भी आया है, तो दे देगा 2.5, 2.9 और दे देगा 4, 4.1। ठीक है, तो देखिए 2.5 से ऊपर जाइएगा, 5 से ऊपर यानी 2.6, 7, 8, कोई एक ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो 2.6 या 2.7 मान लीजिए। ठीक है, अगला, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी कितने भाग पर जल है, 71%। ठीक है, झारखंड में औसतन वर्षा 1200 से 1300 मिलीमीटर होता है। झारखंड में औसतन वर्षा कितना होता है, 1200 से 1300 मिलीमीटर होता है। ठीक है, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। अब इसी पर जो आपने अभी थ्योरी क्लास देखा था, अभी उसी पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। और आपको जल में ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ना है, जितना बड़ा भोजन चैप्टर था उतना बड़ा जल नहीं, हो सके कि एक आध पार्ट और हो, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेना है, यहाँ पर इसमें ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, जल का बहुत कम टॉपिक है। बादल के बनने में कौन भाग लेता है, वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है और आपके JCRT किताब में। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाष्पन के बाद संघनन, ये बादल के बनने में भाग लेते हैं। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना, पेयजल का दूषित होना। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बाढ़ से इसमें किसका संबंध नहीं है, इसमें 4 गो ऑप्शन है जो आपको बताना है कौन बाढ़ से कोई उसका लगाव नहीं है। ठीक है, तो देखिए, पहला जान माल की क्षति, तो बाढ़ से जान माल की क्षति होती है, तो ये तो संबंधित है बाढ़ से। मिट्टी का अपरदन, ये सही बात है, बाढ़ के कारण मिट्टियाँ एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी कटाव हो जाती है और एक जगह से कट के दूसरी जगह चली जाती है, इसको मिट्टी का अपरदन कहते हैं, ये भी सही है। बीमारियों का कम होना, देखिए ये गलत चीज़ है, इसका बाढ़ से कोई संबंध नहीं है, बाढ़ कितना भी आए जाए, ये बीमारियों का कम होना इसका कोई रिलेटेड नहीं है बाढ़ से। ठीक है, तो आपसे पूछा है कौन इसमें बाढ़ से संबंधित नहीं है, तो यही राइट आंसर सी हो जाएगा। और पेयजल का दूषित होना, ये तो आपको बाढ़ से संबंधित है, क्योंकि बाढ़ होगा तो पेयजल, पीने वाला जल क्या होगा, दूषित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन या सभी। ठीक है, छत्तीसगढ़ टेट 2014 का प्रश्न है,
जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं। हरियाणा टेट 2016 का प्रश्न है। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं संघनन, वाष्पन, उद्रोपातन या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो पौधों के वाष्पन द्वारा जो जल की क्षति होती है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? सीजी टेट छत्तीसगढ़ टेट 2013 का प्रश्न है। 1/3, 2/3, 4/5 कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला है, जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है? हिमनदों से, झीलों से, समुद्र से या नदियों से? ठीक है, तो जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है? समुद्र या महासागर में, और यह कितना है? 97% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है? यूपी टेट 2013 और 2017 दोनों में पूछा गया है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। ठीक है, तो समुद्र या महासागर का जल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, खारा होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता? देखिए यही बात अभी हमने चर्चा भी किया था आपको थ्योरी क्लास में कि समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो समुद्र के जल का उपयोग पीने के उपयोग में एकदम नहीं करते हैं, घरेलू कार्य में एकदम नहीं करते हैं, कृषि कार्य में एकदम नहीं करते हैं। यानी राइट आंसर इसका सभी यानी डी होगा। ठीक है, और ये कब आया? छत्तीसगढ़ टेट 2013 और एमपी टेट 2017 का प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। एक रूप का मतलब अभी नदी है, अब इसमें सूरज का भगवान का गर्मी पड़ेगा, वाष्पन होगा, तो यहाँ से पानी क्या होगा? कम होगा, और यहाँ पर वाष्पित होकर के रहेगा, तो क्या बनाता है? बादल बनाता है धीरे धीरे, और उसके बाद इसी से मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है, ये रीट 2014 का प्रश्न है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वायु चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। क्या हो जाएगा? जल चक्र राइट आंसर हो जाएगा। जल क्या है आपको बताना है कि जल क्या है। छत्तीसगढ़ टेट 2013 का प्रश्न है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या सभी है? ठीक है, जल क्या है आपको बताना है। तो जल एक क्या है? यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। जल किन किन तत्वों का यौगिक है? जल जो बना है वो किन किन तत्वों के यौगिक से बना है? ठीक है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, या ए और बी दोनों, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके, और डी कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। तो जल का देखिए सूत्र होता है, आपको पता होगा, H2O। ठीक है, यानी किन से बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आपसे क्या पूछा है? जल किन किन तत्वों का यौगिक है? हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों या कोई नहीं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों। राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री या 10 डिग्री? ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री या कोई नहीं? ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? जो हमारा ये जल है इसको हम किस में बदल देंगे? बर्फ में, बर्फ का सिल्ली। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? ये है -20, 20, 0 या 10। तो ये कितना पर जल बर्फ में बदल जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0, 100, 200 या कोई नहीं? ठीक है, तो कितने प्रतिशत पर जल उबलने लगता है बताइएगा। आप लोग सभी कोई कमेंट कीजिएगा, देख रहे हैं तो। जल जो उबलने लगता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है, तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए आप इस तरह से याद रखिएगा, ये धरती हो गया ना, धरती,
धरती, और इसके ऊपर क्या है तो पानी, इसके ऊपर क्या है इसे पानी, पानी है ना, पानी है। तो इसी को हम लोग विश्व जल दिवस कहते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपको मनाया जाता है यहाँ पे 22 मार्च को, ठीक है। और जल, ये जल ऊपर हो गया और पृथ्वी नीचे हो गया। तो पृथ्वी दिवस कब पृथ्वी दिवस कब बनता है, तो 22 मार्च था, इसका 22 अप्रैल हो जाएगा। क्लियर, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को यहाँ पर जो है आपका दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8, 8:1, 1:3 या 3:1, ठीक है। यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। तो भार के अनुपात से ऑक्सीजन देखिए H2O, तो ऑक्सीजन 1 हो गया लेकिन 2 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन जो होता है उस 16 हो जाता है। कितना हो जाता है 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8 हो गया। 1:8 किस में, सी में है, तो ए में है, इसलिए यही इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, देखिए जब आप पीएच मान पर चले जाइएगा तो जल से रिलेटेड नहीं आपको प्रश्न दिए हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.4, 7, 8.2 या कोई नहीं, ठीक है। तो शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, और इसका पीएच मान हमेशा 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं, ठीक है। तो शुद्ध जल क्या होता है आपका, उदासीन होता है, ठीक है। जल कैसा होता है, उदासीन होता है। बिहार टेट 2023 का प्रश्न है। पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र पानी या आश्रित जल, ठीक है। तो पानी का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो आपका वर्षा का पानी। जेटेट 2013, सीजी टेट 2013 और एमपी टेट 2018 का ये प्रश्न आया हुआ है। विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है, ठीक है। 71, 80, 60 या 90, ठीक है। तो 71% भूभाग पर क्या है आपका जल है। अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत, अलवणीय जल मतलब पीने योग्य नहीं है, वो कितना प्रतिशत है, तो 2.7, 1.2, 4 या कोई नहीं, ठीक है। तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल जो होता है वो आपका कितना प्रतिशत होता है, आपको ये बताना है। तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल 2.7 से ऊपर, जैसे देखिए 2.7 से लेकर 3 तक में अगर दिया है तो आप उसको मार सकते हैं, ठीक है। लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है, तो जो पीने योग्य नहीं है वो क्या है, समुद्र में है, और समुद्र का जल कैसा है, खारा है। तो इसलिए पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है, लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है आपको बताना है, ठीक है। लवणीय जल या पीने योग्य जल 97%, कितना है 97% जो है पीने योग्य नहीं है। क्लियर। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। कहाँ आया है, यूपी टेट 2013, एमपी टेट 2015, सीजी टेट 2018, यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सके आपके भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए एक विश्व जल दिवस पूछता है और इसी में एक आता है विश्व पृथ्वी दिवस, दोनों को समझिएगा, बहुत अच्छा है। देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे इस तरह से ये मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है और इसके ऊपर जल है, इसके ऊपर जल है, ये जल का भाग है, ठीक है। तो ऊपर जल है और ये नीचे पृथ्वी है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका 22 मार्च हो गया, ऊपर 22 मार्च ये जल दिवस हो गया, और ये जो पृथ्वी का भाग है ये हो गया 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है। बहुत बार बिहार टेट 2021 में और सीजी टेट 2019 में और भी सारे एग्जाम में आए हुए हैं। काला रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का या कोई नहीं, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है। देखिए यहाँ पर दो तरह से प्रश्न आता है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है, और अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से अंतरिक्ष देखने पर किस रंग की दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अंतरिक्ष से देखने पर, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीचे, तो नीचे की ओर देखने पर तो पृथ्वी का 2/3 भाग क्या किया हुआ है, ये जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखिएगा और पृथ्वी के नीचे की ओर तो यह नीला दिखाई देगा,
कैसा दिखाई देगा, नीला। लेकिन अंतरिक्ष से ऊपर की ओर देखिएगा, यहाँ पर ऊपर की ओर, ठीक है, यानी आकाश की ओर, आकाश की ओर, तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, काला। तो एक नीला होता है एक काला, यानी ऊपर से नीचे देखने पर नीला और नीचे से ऊपर देखने पर काला, याद रखिएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ेगी, नीला रंग की दिखाई पड़ेगी। नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी जो है नीला दिखलाई पड़ती है अंतरिक्ष से देखने पर, ठीक है। और अंतरिक्ष यात्री को, देखिए अगला प्रश्न आई, वही चीज़ें यहाँ बनाया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यानी यहाँ पर कह लीजिए आकाश, कभी कभी आकाश से पूछता है, आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है, काला रंग, नीला रंग, पीला रंग, कोई नहीं। अभी आप अंतरिक्ष यात्री कहाँ देख रहे थे, पृथ्वी पर, तो कैसा दिखाई दे रहा था, जल होने के कारण नीला। अब कहाँ दिखाई दे, अब अंतरिक्ष यात्री कहाँ दे रहे, ऊपर आकाश की ओर, तो कैसा दिखाई देगा, काला। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र में पाया जाता है, 97, 85, 86, 99, ठीक है। जल का सर्वाधिक भाग जो है वो कहाँ चला जाता है, समुद्र या महासागरों में चला जाता है, वहीं पे जाके लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो समुद्र या महासागर में जो जल चला जाता है वो कितना होता है, तो वो होता है देखिए 97%, यानी 97% भाग जल जो है वो समुद्र या महासागरों में पाया जाता है। राइट आंसर होगा 97%। बर्फ़ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है, बर्फ़ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है, 2%, 3%, 4% या सभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो जल हमको पृथ्वी पर मिलता है अधिकांश 97% भाग तो समुद्र में चला गया। अब जो बचा हमारे पास 3% भाग, यही 3% भाग जो है वो स्वच्छ जल है या पीने योग्य जल है, ठीक है। तो इसमें से स्वच्छ जल वो कहाँ से मिलता है, तो वो आपको भूमिगत से, बर्फ़ से, आकाश से, और यहाँ पर बर्फ़ से, आकाश से मिलता है, ठीक है, पिघल करके। तो बर्फ़ से पिघलने वाला जल कितना होता है, तो देखिए ये होता है 2%, ठीक है, बर्फ़ से 2% है। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत होता है, स्वच्छ जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर उपस्थित है, 0.01%, 1.08%, 2.08% और 4%। ये झारखंड टेट 2013 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट 2018 का प्रश्न है और बिहार टेट 2011 का प्रश्न है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पृथ्वी पर स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का जब भी प्रतिशत आपको देता है तो याद रखिएगा 2.5 से लेकर के 3 के बीच में होगा, ठीक है, इतना के बीच में ही देता है, क्लियर। तो इतना के बीच में कोई एक ऑप्शन होगा जिसको आप टिकिंग कर सकते हैं, 2.6 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, 2.8 हो सकता है। तो 2.8 यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए 2.8 हम यहाँ पर टिकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है, नीला, काला, पीला, सभी। सीजी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है आपको काला रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का दिखलाई पड़ता है, नीला रंग का दिखलाई पड़ता है। दोनों को याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश, आकाश मतलब ऊपर, ऊपर देख रहा है तो ऊपर देखने पर काला, और अंतरिक्ष यात्री अगर पृथ्वी, पृथ्वी में नीचे तो नीला, ठीक, याद हो जाएगा आप सभी को। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की कितनी अवस्थाएं हैं, 1, 2, 3, 4। तो अब ये यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। तो जल की 3 अवस्थाएं अभी तो माना गया है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जल का मुख्य स्रोत क्या चीज़ है, वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी पर जल का, ये उत्तराखंड टेट 2017 का प्रश्न है, ठीक। तो पृथ्वी पर जो जल आता है उसका मुख्य स्रोत कहिएगा, तो वर्षा का जल जो है वही जल का मुख्य स्रोत है जिस पृथ्वी पर बनाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्षा के जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं, क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं, ठीक है। देखिए वर्षा के जल में जब SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, N2O, NO2 और ये सब उसका ऑक्साइड घुले हुए रहेंगे तो ये जल के साथ मिलकर के क्या बना देंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल,
नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना देंगे, तो ये अम्ल बन गया, इसलिए ये अम्लीय वर्षा हो जाएगा। जब अम्ल बनेगा ये जल के साथ घुल करके, तो वहाँ पर क्या होगा, अम्लीय वर्षा। यानी वैसे शहर जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अधिक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अधिक है, और वहाँ पर वर्षा उस समय हो जाए, तो वर्षा का जल जब इससे मिलेगा तो बना देगा अम्ल, और अम्ल बना देगा तो उस क्षेत्र पर वर्षा कौन सी हो जाएगी, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं। ये राजस्थान टेट 2016 का प्रश्न है, रीट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा। जिस भी एरिया में अम्लीय वर्षा हो जाती है, वहाँ जो स्मारक ये सब संगमरमर के बने रहते हैं, वो सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब रंग डिस्कलर हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? देखिए, अभी आकलन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, और देखिए आपका किताब से है। ठीक है, आपका ये किताब से है, क्लास 7 का एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिएगा 4-5 विज्ञान में, तो आपको जल टॉपिक मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, JCERT किताब को जो देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा प्रश्न ये बना हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो देखिए 1400 से 1500 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में देखिएगा तो मिलीमीटर 1400 से 1500, और सेंटीमीटर में देखिएगा तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? भौम जल के स्तर में कमी आने का, भौम जल मतलब पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है, जल का सतह, उसका लेयर नीचे भागते जा रहा है। तो लेयर नीचे भागने का मुख्य कारण क्या है? यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या में वृद्धि, कृषिगत उपयोग, वर्षा का समान वितरण, सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होगा तो हर जगह क्या होगा, बोर होगा ना हर जगह ज़मीन पर, और वहाँ से क्या होगा, पानी निकलेगा। सभी को पानी चाहिए, पानी यहाँ पर अनुपयोगी भी होगा, इस कारण क्या होगा, तो भौम जल का स्तर में लेयर नीचे गिरेगा। कृषिगत उपयोग, बहुत अधिक कृषि कार्य ट्यूबवेल से किए जाने के कारण, नल से किए जाने के कारण, बोरवेल से किए जाने के कारण पृथ्वी का जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा का समान वितरण, वर्षा भी समय समय पर नहीं होती है एक सीजन के अनुसार, इस कारण भी यहाँ पर भौम जल के स्तर में कमी आ रहा है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक में पूछा गया था। सिमोन उरांव, कश्मीर उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से सिमोन उरांव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सिमोन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्मश्री से नवाजा गया था? अंकलेश मुंडा, सिमोन मुंडा, सिमोन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड से सिमोन उरांव को पद्मश्री से नवाजा गया था। खेत के फसल किस वर्षा के कारण सूख जाते हैं? खेत में अगर फसल लगा हुआ है और किस प्रकार की वर्षा होगी तो वो खेत का फसल पीला पड़ जाएगा, मतलब सूख जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारण, क्षारीय वर्षा के कारण, सोहनीय वर्षा के कारण या लवणीय वर्षा के कारण। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा होती है जिसके कारण खेत के फसल नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वर्षा होने के कारण जलीय जीव जंतु मर जाते हैं? मान लीजिए कि यह नदी है, इसमें आपने मछली पालन कर रखा है, मेढक है, कुछ भी जीव जंतु है, अगर यहाँ पर अम्लीय वर्षा होगी तो उसका pH मान 5.6 से कम होगा, और 5.6 से कम होगा तो ये क्या होगा, जो भी जीव जंतु इस जल को पिएगा वो क्या होगा, मर जाएगा। तो अम्लीय वर्षा के कारण ही जलीय जीव जंतु क्या होता है, कभी कभी मर जाते हैं। ठीक है, बिहार टेट, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? MP टेट 2013 का, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। वर्षा जल संग्रहण, जल बांध या सभी। ठीक है, तो वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, वर्षा जल का संग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा जल का संग्रहण करेंगे जिससे कि हमारा भौम जल स्तर में वृद्धि होगा।
अम्लीय वर्षा या अम्लीय जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, 5.6 से कम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, या कभी कभी 5.7 दे सकता है, 5.8, लेकिन इतना ही रहता है, वो 7 से कम नहीं होता है। तो 5.6 या 5.7 या 5.8 से कम, लेकिन किताब में आपका जो ऑथेंटिक दिया है वो हमने यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि कभी भी आपको क्लेम करना होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको हम JCERT से क्यों यहाँ पर बना दे रहे हैं नोट्स। JCERT से अगर मेरा नोट्स बना हुआ है, अगर यही प्रश्न आता है और कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसको कंप्लेन के लिए यहाँ से किताब के पेज नंबर से उसको काट के भेज सकते हैं। इसलिए आप JCERT का ही पढ़िएगा। ठीक है, जहाँ तहाँ देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन आप उसका परवाह मत कीजिए। अगर दिक्कत होगा तो आप JCERT का किताब ले जाके वहाँ पर दिखा भी सकते हैं। ठीक है ना, यही कारण है। अब देखिएगा, तो अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानि होती है? जलीय जीव जंतु भी मर जाते हैं, फसल भी नष्ट हो जाते हैं, स्मारक भी, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए यहाँ से आकलन परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो एक होता है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन या जल में अघुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन और वसा में अघुलनशील विटामिन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा, कीड़ा, कीड़ा नाम जानते हो ना, कीड़ा जिसको हम लोग कीड़ा कहते हैं। बताइए, कीड़ा को एक जो है जल है, जल यहाँ पर टाव है, इसमें अगर कीड़ा को छोड़ दिया जाए, कीड़ा को छोड़ दिया जाए तो क्या यह जल में घुल जाएगा? जल में पूरा पूरी मिल जाएगा? नहीं। लेकिन एक कीड़ा को यहाँ पर जो कढ़ाई है, आँच दे रहे हैं, इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर कीड़ा पड़ा हुआ है, इसको तेल में भूज देंगे तो ये कीड़ा भुजाने के बाद क्या होगा? पूरा पूरी घुल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो वही देखिए, केड़ा जो है, केड़ा याद रखिएगा, केड़ा तेल में घुल रहा है। किस में घुल रहा है? तेल में। तेल मतलब वसा, तेल मतलब वसा। तो केड़ा वसा में घुलता है, केड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है, और बाकी सब चीज़ जल में घुलता है, बाकी सब चीज़ जल में घुलता है। ये केड़ा वाला वसा में घुलेगा, बाकी सब चीज़ जल में घुलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब विटामिन हम लोग कौन कौन पढ़ते हैं? तो विटामिन पढ़ते हैं A, B, C, D, E और K। मुख्य रूप से इतना ही विटामिन हम लोग को पढ़ना है ना। अब देखिए, इसमें से केड़ा, तो K, E, D और A, 4 को। ये केड़ा किस में घुलता है? तो ये केड़ा वसा में घुलता है। बाकी कौन बचा? तो बाकी B और C बचा। तो B जो है जल में घुलनशील है और C जो है जल में घुलनशील है, यानी विटामिन B और C दोनों जल में घुलनशील है। बाकी हो गया K, E, D, A, ये सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, याद हो गया। अब देखिएगा, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K। याद रखिएगा, केड़ा ये वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। तो यह जल में घुलनशील विटामिन पूछा है। तो E वाला वसा में है, याद रखिएगा वसा, तो A वसा में है तो ये नहीं होगा, D वसा में ये नहीं होगा, K यानी बचा B। तो B जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। फिर वही प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा है। ऑप्शन दूसरा था विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है, तो हमको याद रखना है केड़ा, हमको क्या याद रखना है? केड़ा ये जल में नहीं घुलता। आपसे पूछा है जल में घुलनशील, केड़ा जल में नहीं घुलता है, तो यहाँ पर K, E जल में नहीं घुलेगा, E भी नहीं घुलेगा, A भी नहीं घुलेगा, यानी बचा विटामिन C। तो विटामिन C जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए किस तरह से पूछा गया, जल में घुलनशील विटामिन है। MP टेट 2016 का प्रश्न है। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन B और C और विटामिन D। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक, तो केड़ा तो जल में नहीं घुलता है। केड़ा कहाँ घुलता है? तेल में, वसा में। तो जल में कौन घुलेगा? तो B और C, यही बचा B और C। तो विटामिन B और C यहाँ दोनों ऑप्शन एक ही में है, तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है। CG टेट 2018 का प्रश्न है। विटामिन K, विटामिन D और E, विटामिन A या उपयोग सभी। तो जल में वसा में घुलनशील कौन होता है? तभी आपको बताया था केड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है। तो यहाँ पर देखिए K, D, E, E यानी उपयुक्त सभी, ये सभी वसा में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा,
निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल या फ्रेश वाटर का स्रोत है? बर्सन, सतही जल, भौम जल या उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन अलवणीय जल का स्रोत है? तो बर्सन वाला जल भी अलवणीय है, सतही जल भी अलवणीय जल है, भौम जल भी अलवणीय, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? ताज़ा पानी का वर्षा, भूजल, भूतल अफवाह, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ताज़ा पानी हमें कहाँ से मिलता है? तो भूजल से, जो हमेशा रहता है और हर समय मिलता है वो ताज़ा पानी, वो हमको भूजल पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, भूजल उसका नाम है। ठीक है, जल को गैस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? गर्म करके, ठंडा करके, बर्फ जमा के, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जल को गैस बनाना है तो उसके लिए जल को हमको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, यानी गर्म करने पर जल को गैस अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, हमारे शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत है? हमारे शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, 70%, 80%, 90%, 60%। ठीक है, तो हमारे शरीर में जल लगभग 70% है। ऐसे कहीं कहीं देखिएगा 65 से लेके 70 के बीच में ये दे सकता है, तो अगर 70 नहीं दिया हुआ, 65 दिया है या 68 दिया है या दिया है तो चलेगा, लेकिन 75 नहीं चलेगा और 64 नहीं चलेगा। ठीक है, 64 से 75 के बीच में कुछ दिया है तो चलेगा। ठीक है, हमारी दैनिक आवश्यकता के लिए वर्षा जल इकट्ठा करना क्या कहलाता है? हम लोग का दैनिक जो आवश्यकता है उसके लिए वर्षा जल को इकट्ठा बहुत क्षेत्रों में करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बादल जल संग्रहण, वायु जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, यह सभी। तो हमारे दैनिक वर्षा के जल को संग्रहण करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्षा जल संग्रहण कहेंगे। ठीक है, वर्षा के जल को यदि इकट्ठा करेंगे दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो उसको वर्षा जल संग्रहण कहेंगे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे देखिए यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, उसके नीचे यहाँ पर आपको आंसर दे दिया गया है 22 से, आप सभी मिला लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं ईवीएस के लिए वो ज़रूर जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छा आपके लिए ईवीएस का नोट्स बना हुआ है और बाकी सब चीज़ बना हुआ है, इसलिए आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।